हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। सो आज से हम सभी अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन टुडेज़ क्लास, आज की क्लास में हम सभी नेशनल इनकम का रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेशनल इनकम का जो हमारा चैप्टर है ये 10 मार्क्स का ओवरऑल एग्जाम में वेटेज रखता है। ठीक है, तो ऑल बेसिक्स को और बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आप इसे फुल देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अब मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, तो चलो अब हम इसे समझते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे आय का चक्रीय प्रवाह, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। लाइक कि जैसे जो भी मनी आता है ना हमारे पास, ठीक है, वो आप अपने पास रख नहीं लेते हो। आप देखते हो कि जब भी आपके पास पैसे आते हैं, आप उसे कुछ न्यू थिंग परचेज करते हो या अपने कुछ न्यू नीड्स को पूरा करते हो। ठीक है, तो इसे ही आय का चक्रीय प्रवाह बोला गया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। आई विल यूज सम हिंदी लैंग्वेजेस ऑल्सो, बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स हिंदी में भी मैंने पढ़ा है एंड इंग्लिश में भी पढ़ा है, सो दैट कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे अच्छे से समझ पाए एंड इंग्लिश मीडियम वाले को तो समझना ही है। ठीक है, सो लुक हियर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकम जहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, मतलब जहाँ से कैश आता है, जहाँ से इनकम जनरेट होता है, घुमा फिरा के वापस वहीं चला जाता है। दुनिया गोल है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। ये कैसे? लुक, अगर आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके पापा कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ से उनको सैलरी मिलती है और वो सैलरी वो लाके आपको, मतलब आपके घरों में देते हैं एंड आपको पॉकेट मनी के रूप में देते हैं। ओके, अब आप पॉकेट मनी का जो पैसा है उससे आप जा करके मान लो कि कोई टॉय खरीद रहे हो। ठीक है, वैसे आप बड़े हो गए हो तो टॉय नहीं खरीदोगे, कुछ भी खरीद रहे हो, मान लो पेंसिल पेन कुछ भी, तो वो पेंसिल और पेन का प्रोडक्शन जो, मतलब पेंसिल और पेन जो खरीदने में आपने पेमेंट किया, जो भी कुछ तो पैसे दियोगे, आपको फ्री में तो पेंसिल नहीं मिला होगा, वो पेंसिल का पेमेंट आपने किया। अब वो जो पैसे आपने पे किया, वो पैसे कहाँ जाएंगे? वापस से वो फैक्ट्री ऑनर के पास जाएंगे जिन्होंने पेंसिल का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो आप फिर वो फैक्ट्री ऑनर वाले फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। तो इस तरह से गोल गोल चल रहा है ना। आपके पापा को कहीं से भी सैलरी मिल सकता है, किसी भी ऑफिस से, तो कुछ तो सर्विस या कुछ तो प्रोडक्शन वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। मतलब इफ़ अगर वो फैक्ट्री में है तो वो प्रोडक्शन में लगे होंगे। ठीक है, अगर वो किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी तो वो कुछ तो अपना सर्विस दे रहे होंगे और फिर वापस से वो चीज़ जो है वो फ्लो हो रहा है आपके पास से, वो वापस से उन्हीं के पास जा रहा है। देख रहे हो ना ऐसे गोल गोल जो चल रहा है। तो बस यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे मैंने लिखा है इट रेफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। इनकम इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स। इनकम जो है वो हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स, मतलब फर्म्स में काम करने वाले हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग हैं वो इनकम को जनरेट करते हैं एंड ऑल्सो दे स्पेंड देयर इनकम इन फॉर्म्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है कि जैसे कुछ भी चीज़ हम लोग सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करने में जो पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो भी हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग, जैसे कि हमारे जैसे लोग, आम लोग जो भी काम करते हैं फैक्ट्रीज या फर्म्स या किसी भी ऑफिस वगैरह में, उनसे जो उनको पेमेंट आता है उनसे वो अपनी नीड की ज़रूरत की चीज़ें परचेज करते हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो वो पेमेंट आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है और ये पेमेंट वापस से किसके पास जाता है? फर्म के पास। मतलब फर्म से ही पैसा आया और फिर गोल गोल घूम के वापस से वो फर्म के पास ही गया। समझे? ये है यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब कोई भी इकोनॉमी में एक अकेला इकोनॉमी सिर्फ मिडिल क्लास, सिर्फ मिडिल क्लास ही भरा है। किसी देश में ऐसा तो नहीं होता ना, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है और लोअर देन मिडिल क्लास भी होते हैं लोग। तो उसी तरह से एक इकोनॉमी में भी अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग सेक्टर में इसे भी डिवाइड किया गया है। और ये कौन कौन से सेक्टर हैं? सबसे फर्स्ट जो है वो है हाउस होल्ड सेक्टर और कंज्यूमर्स लाइक अस, जैसे हम है हाउस होल्ड सेक्टर में, यही आपका होता है। ओके, देन है आपका फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स। फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑनर जिसका फैक्ट्री चल रहा है या जो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट, जिनका बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी हम पब्लिक तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट्स भी चला रहे हैं। ओके, देन है एक्सटर्नल और एब्रोड। एक्सटर्नल और एब्रोड का मतलब कुछ लोग जो हैं जैसे हमारे कंट्री के, वो बाहर भी रहते हैं। ठीक है, तो वो बाहरी फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, वहाँ से भी हमें इनकम हो रहा है। ठीक है, मतलब वो अर्निंग कर रहे हैं तो वो हमारे देश को भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल और एब्रोड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नाउ इट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर सेक्टर। ओके, इट मीन्स ये हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, मतलब जब जैसे हमारे जैसे आम लोग और प्रोड्यूसर्स जो फ्लो कर रहे हैं, जो अभी मैंने बताया उसको आपको फिर से समझना है। ठीक है,
इस तरह से। अब देखो सबसे पहले क्या है कि 2 सेक्टर हैं, ठीक है, एंड ये 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, एंड अदर सेक्टर इज फर्म, ठीक है, आप बिजनेस या फैक्ट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म को क्या देता है? तो हाउस होल्ड सेक्टर से जो है वो फर्म को मिलता है लेबर, ठीक है, वर्कर, लेबर वर्कर एक ही है, ठीक है, लैंड, कैपिटल, ओके, और फर्म से इन्हें क्या मिलता है? मतलब जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग जैसे मजदूर वगैरह या कुछ भी फर्म में काम करते हैं, तो इनके बदले में फर्म क्या करते हैं उन चीज़ों का? जैसे अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ तो हेल्प कर रही होंगी, तो क्या मैं कर रही हूँ? तो वहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ? तो ये लेबर, वर्कर्स और लैंड ये सब का यूज़ करके फर्म जो है वो सर्विसेज और गुड्स बनाते हैं, ठीक है, सर्विसेज मीन्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं। तो ये फर्म यहाँ से हाउस होल्ड वाले ने लेबर, लैंड और कैपिटल दिया, फर्म ने उसका यूज़ किया और बनाया क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फर्म जो है वो खुद के पास तो नहीं रखेगा ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं हाउस होल्ड वाले, ठीक है, हाउस होल्ड वाले। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि लैंड, लेबर, वर्कर ये सब तो फर्म को मिल गया, तो फर्म क्या इसे फ्री का ले लेंगे क्या? नहीं, वो इनके बदले में इन्हें पेमेंट करेंगे, और वो पेमेंट वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रेमुनरेशन हो सकता है, ETC, ठीक है। और इसी पैसे से ये जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से लेंगे, फर्म से इसी से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज लेने के बदले में ये पेमेंट करेंगे फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो देख रहे हो वापस पैसे किसके पास गए? वापस फर्म के पास ही गए ना। मतलब लोग हैं, मान लो मैं हूँ, फर्म में काम कर रही हूँ, और फर्म में कुछ भी काम करने के बदले में मुझे सैलरी वेजेस मिल रहा है। अब वो सैलरी वेजेस से मैं उसी फर्म का या किसी भी फर्म का किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ, तो मुझे फ्री में तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं कि भाई ये मेरा वर्कर है तो इसे फ्री में देते हैं, नहीं, फ्री में अगर हो जाएगा फिर तो वो इसमें शामिल ही नहीं होगा, तो उसके बदले में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो पेमेंट वापस से जहाँ प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोड्यूसर को जाके मिलेगा। तो इस तरह से गोल गोल ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है, और इसे ही हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर इनकम, मतलब सर्कुलर इनकम का कौन कौन सा फेज आता है। जैसे एक फेज लाइक कि कहीं से जनरेट हुआ, जैसे यहाँ से सबसे पहले हाउस होल्ड वाले ने लेबर, वर्क और लैंड दिया, तो इसके बदले में फर्म ने इन्हें वेजेस और सैलरी दी, तो यहाँ पे इनकम जनरेट हुआ ना। तो इसका क्या क्या फेज है अब इसे समझते हैं। जनरेशन फेज, जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन से आता है, इट कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन। एंड फिर है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम वेजेस, सैलरी जो भी, मतलब पहले तो प्रोडक्शन होगा उसे बोलते हैं जनरेशन फेज, उसके बाद मिलता है जैसे वर्कर्स को सैलरी, वेजेस, रेमुनरेशन कुछ भी मिलते हैं, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन कर लिया, अब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो जो जो इसमें लगे थे, ठीक है, वेजेस, सैलरी वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं, ETC लिख देती हूँ। देन डिपोजिशन फेज, डिपोजिशन फेज का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए सभी लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, ये हो गया आपका कंजप्शन फेज, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो कितने तरह के होते हैं? तो मेनली सर्कुलर फ्लो जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, और ये हैं आपके रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो को इन हिंदी हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, और इन मनी फ्लो को हम बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे हाउस होल्ड वाले और फर्म वाले, ठीक है, दोनों के बीच में मतलब फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड वाले ने लेबर, वर्क्स और लैंड दिया फर्म को, एंड फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, ठीक है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज और लेबर फ्लो है ना, इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, इसे हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। और यहाँ से फर्म वाले ने उन्हें वेजेस दिया, सैलरी दिया, और हाउस होल्ड वाले ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया, तो इसे हम बोलेंगे मनी फ्लो, ओके, इसे हम बोलेंगे मनी फ्लो। जहाँ पे मनी आ गया वहाँ पे मनी फ्लो, और जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, एंड लेबर, कैपिटल, लैंड का फ्लो हो रहा है, मतलब कॉस्ट्स का फ्लो हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रियल फ्लो, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। अब देखो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद जो आया वो क्या? गुड्स ही है ना। तो ये गुड्स क्या है? तो गुड्स जो कितने तरह के होते हैं, सबसे फर्स्ट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब वैसा गुड्स जो बिल्कुल जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स, ओके। लाइक
कि मान लो कि मैंने कोई बॉटल का प्रोडक्शन किया, ठीक है, ये मेरा एक बॉटल है जिसका मैंने प्रोडक्शन किया, तो इस बॉटल का प्रोडक्शन किया और अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने बेचने के लिए नहीं लिया है और ना ही इसका उपयोग करके मैं कुछ और चीज़ें बनाने वाली हूँ, जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैसा गुड्स या वैसा प्रोडक्ट जिसका यूज़ जो है वो एंड यूज़र कर रहा है, ठीक है, वो उसका खुद का यूज़ करेगा, ना उसे बेचने से कोई मतलब है, ना ही उसका कोई न्यू चीज़ बनाने से कोई मतलब है, तो वो आपके फाइनल गुड्स हैं। देन हियर इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है वैसे गुड्स जो या तो आप बेचने के लिए रखे हो या तो फिर उसका उपयोग करके आप कोई न्यू वस्तु बनाओगे या एक नया प्रोडक्शन करोगे, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लाइक मैंने ये बॉटल मंगाया और मैं बॉटल मंगा के उसको चेंज करके थोड़ा कलरिंग वगैरह करके उसे थोड़ा डेकोरेट करके फ्लावर पॉट बना के सेल कर रही हूँ, तब ये मेरा बॉटल जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बॉटल परचेस किया और मैं अब इसे किसी और को बेचने वाली हूँ, सेल करने वाली हूँ, देन अगेन दिस बॉटल इज माई इंटरमीडिएट गुड्स। अंडरस्टैंड। तो ये आपका होता है इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच में होता है। देन आपका है कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स। वैसा गुड्स जो बिल्कुल कस्टमर के लिए ही है, ठीक है, वो मेरे पास आया, मेरे से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आपके मशीनरी वगैरह हो जाते हैं, तो वो सारे मशीनरी क्या कैपिटल गुड्स हैं जो आपके घर में भी हैं? नो, मशीनरी यूज्ड इन बिजनेसेस और फर्म्स और इन फैक्ट्रीज, ये सारी मशीनरीज जो हैं वो आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब हम इधर समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम समझने वाले हैं। दिस डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इसे ना MI मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दैट ये जो इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपका आ सकता है। इसमें क्या है, देखो, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अभी हमने गुड्स के बारे में जाना ना कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो देखो इसको हम ना इस बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मीनिंग फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, दीज आर गुड्स, दो बार मैंने लिख दिया, एक बार इसे इरेज करती हूँ। दीज आर गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ये वैसे गुड्स हैं जो जिनका यूज जो है वो उनके फाइनल यूजर करेंगे, वो बेचने के लिए या उसका फिर से कोई नए तरीके से प्रोडक्शन के लिए नहीं आया है। अंडरस्टैंड। देन दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, वैसे गुड्स जो कि फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज नहीं किए जाएंगे वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। लाइक मैंने अभी बॉटल का एग्जांपल दिया कि मैंने बॉटल परचेज किया बट मैं उसका यूज नहीं करूंगी बल्कि मैं उसे कहीं और बेच दूंगी, देन दैट बॉटल इज माई इंटरमीडिएट गुड्स। अंडरस्टैंड। और ऐसा भी कि अगर मैं फ्लावर पॉट बना रही हूँ तब भी वो मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है। नाउ इट्स पर्पस क्या है, ठीक है, तो फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स का यूज या तो फिर कंजप्शन के लिए होता है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसे आप फिर से रिक्रिएट नहीं करोगे, ना ही इसे सेल करोगे। प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल एंड फॉर रीसेल पर्पस। देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके नया प्रोडक्ट बनाना या फिर सेल करना, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। नाउ बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या सच में कोई बाउंड्री होता है क्या? नो, बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे कि एक जो वस्तु है वो कब पूरा फुल प्रोडक्शन उसका हो चुका है, लाइक दिस मार्कर, तो इसका प्रोडक्शन पूरा कब होगा? जब ये मार्कर पूरा रेडी होने के बाद इसमें जो लेबलिंग वगैरह किया हुआ है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब ये प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट है, तो ये उसका एक लेबलिंग तक पहुंचने का ये एक इसका बाउंड्री है, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कंप्लीट कब हो गया? जब इसका एडिटिंग हो गया, अब मैं इसे आप लोग तक पहुंचा दूंगी, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन का सारा बाउंड्री पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये वाला बाउंड्री का बात हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शन बाउंड्री का। ओके, दे हैव क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि इनका पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, अब सिर्फ वो यूज होने के लिए जाने वाला है, तो इसका प्रोडक्शन क्या बाकी होगा? अगर रह जाता है कोई प्रोडक्शन तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स कहला जाएगा, ये फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। ओके, डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। ये बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया हुआ है बिकॉज इसमें भी कई काम बाकी है, उसे लास्ट एंड यूजर तक पहुंचाना है, अगर फिर से सेल करना है तो, या फिर प्रोडक्ट करना है तो। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया बॉटल का। देन है वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा तरीका से फाइनल हो चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। देन इट्स सम वैल्यू हैज टू बी एडेड बिकॉज इट्स इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें कुछ वैल्यू जो है वो ऐड करने पड़ जाते हैं
बिकॉज ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये भी फाइनल यूज़र के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे ये जो पूरा चैप्टर है ना, मतलब ये जो टॉपिक है ना नेशनल इनकम, ये कोई एक चैप्टर नहीं है, इसमें कितने सारे चैप्टर्स हैं, 3 to 4 चैप्टर्स इसमें एडेड हैं और दैट्स वाई मुझे इसे समझा पाना कम टाइम में बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, देन इट्स नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम को इन हिंदी से राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम का मतलब है किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो भी इनकम आता है, दीज आर कॉल्ड नेशनल इनकम। ओके, नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो इनकम आता है, दीज आर कॉल्ड नेशनल इनकम। देखो मैंने वही लिख रखा है। देन है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है, घरेलू क्या बोलेंगे उसे, आई डोंट नो, मैं एक वर्ड भूल रही हूँ टेरिटरी का। ठीक है, घरेलू उद्योग या घरेलू क्षेत्र आप बोल सकते हो, हाँ घरेलू क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमिक एरिया के अंतर्गत, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक वर्क हो रहे होते हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। देन जीडीपी। तो जीडीपी देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और जीडीपी तो आई थिंक सारे लोगों ने सुना होगा। सुना क्या होगा, आपने कितने बार पढ़ भी लिया होगा, बट अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी कंट्री के सीमा के अंदर कितना पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी भी कंट्री का जीडीपी होगा, उस कंट्री का उतना अच्छा प्रोडक्शन, मतलब उस कंट्री का परफॉर्मेंस, मतलब इकोनॉमिक में बहुत अच्छा इकोनॉमी में, समझे। ये कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये ऐसे डिटरमाइन होता है कि जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि टोटल प्रोडक्ट पूरे किसी भी कंट्री का जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। अब किसी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एकदम हाई है, मतलब सारे लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट ना। और अगर लो है, इसका मतलब कि उस कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस कंट्री के लोग वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? और जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है कंट्री के लिए कि हाँ कंट्री अब मनी जो है वो क्रिएट कर रही है। ठीक है, आ रहा है कहीं से पैसे। ठीक है, लोग सारे लगे हुए हैं कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में। द क्वेश्चन इज जीडीपी गुड और बैड? इट इज ऑल्सो MI टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ठीक है, जीडीपी गुड और बैड। जीडीपी एक अच्छा चीज है और बैड चीज है। तो अकॉर्डिंग टू मी जीडीपी अच्छा है और कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे जीडीपी बुरा भी है। अगर अच्छे प्रभाव लिखने बोले तो आप सब बहुत एकदम लंबा लंबा लिख दोगे, बहुत आसानी से लिख सकते हो अच्छे प्रभाव, क्योंकि आप जानते हो अच्छाइयाँ आपको पढ़ाई जाती है, स्टार्टिंग से आप देखते भी आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉबैक्स लिखा है, तो उसे पहले समझते हैं। According to us, GDP cannot be taken as satisfactory measure of welfare of people due to following limitations। मतलब अकॉर्डिंग टू अस, मतलब हमारे ओर से ये जीडीपी जो है वो कुछ पॉइंट के लिए अच्छा नहीं है। और ये पॉइंट कौन कौन से हैं? द पॉइंट इज चेंज इन प्राइसेस, क्योंकि प्राइस चेंज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। एक बार जो फाइनल प्रोडक्शन होने के बाद, जैसे किसी भी गुड्स का, जैसे इसका कीमत जो है वो 30 रुपीज़ है, तो 30 रुपीज़ ऐड होता है। मान लो कि इसमें 35 रुपीज़ में किसी ने सेल किया, इसमें प्राइस में चेंज हो गया, तो इसे नहीं ऐड किया जाएगा, 30 ही ऐड किया जाएगा। ओके, देन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मतलब वैसे एक्सचेंजेस इसमें नहीं आते जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं किए गए हों। लाइक मैं मार्कर का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन करने के लिए मैंने किसी दूसरे प्रोड्यूसर से, इसमें जो बीच में इंक होता है ना, इंक जो हम डालते हैं, वो मैंने इंक मंगाया किसी दूसरे प्रोड्यूसर से। ठीक है, और उसके बदले में मैंने उन्हें कुछ कॉटन वगैरह जो है वो भेज दिए। ठीक, तो मैंने इंक मंगाया, उन्हें कॉटन भेजा, तो ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो जो इंक मैंने उन्हें भेजा और जो कॉटन उन्होंने मुझे भेजा, ठीक है, इसमें कुछ तो प्रोडक्शन हुआ ना, मतलब ये जो चीज़ हुआ ये इसमें ट्रांसफ़र तो हुआ ना, बस मनी टर्म नहीं आया, दैट्स वाई ये जीडीपी में सम्मिलित नहीं होगा। ओके, नाउ एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। और ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स क्या हैं? तो ये पॉइंट्स और टॉपिक्स ये हैं कि लाइक लेबर, ठीक है, इसमें नहीं डाला गया है। लोग कितना मेहनत कर रहे हैं इसमें नहीं लिख सकते, हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसमें नहीं शामिल किया गया। फैक्ट्रीज से जो धुएं निकल रहे हैं, जो गंदगियाँ निकल रही है, जिनसे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहा है, अलग अलग बीमारियाँ हो रही है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों का कुछ लेना देना है ही नहीं इसमें, तो ये कुछ एक्सटर्नैलिटीज़ भी इसमें हैं। देन है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी
बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक इसका जीडीपी का मैं मानती हूँ। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स। अब हम कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं, लेट्स गो। सो अब हम सभी इस चीज़ को समझते हैं। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो हम जो जीडीपी पढ़ रहे हैं इसमें जो वो है हमारा रियल जीडीपी। ओके, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट द बेस ऑफ कांस्टेंट ईयर प्राइसेस इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। मतलब जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन जो है वो किसी ईयर को बेस में रख के करते हैं, कांस्टेंट ईयर, किसी कांस्टेंट ईयर के बेस में रख के करते हैं, तो वो हमारा रियल जीडीपी होता है। Whereas when GDP is measured at the current year price, it is called nominal GDP। मतलब जब GDP को हम लोग करंट ईयर के लिए, जैसे कि मान लो 2022 अभी बीता है, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 का अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी होगा। करंट ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी देखते हैं, तो वो आपका होता है नॉमिनल जीडीपी। और जब किसी एक ईयर को कांस्टेंट ईयर के बेस को रख के मानते हैं तो वो आपका रियल जीडीपी होता है। ठीक है, इट इज़ विदाउट इन्फ्लेशन। जो रियल जीडीपी होता है उसमें इन्फ्लेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन को इसमें ऐड नहीं किया जाता, वेयर एज नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन समझते हो ना, जैसे मॉनेटरी मतलब मनी वैल्यू जब मार्केट में बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। ये जो रियल जीडीपी से जो डेटा आता है वो आपका ट्रू इंडिकेटर है। मतलब इसका जो डेटा होता है वो सटीक होता है, ट्रू होता है, सही होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक अकॉर्डिंग्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। एंड ये जो नॉमिनल जीडीपी है इससे जो आपका डेटा आता है ये आपका उतना सटीक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। क्योंकि इसमें एक साल का है तो हो सकता है बाय चांस इस साल ज़्यादा जीडीपी दिखा रहा हो, वहीं अगर हम किसी साल के कंपैरिजन में करें तो हमें पता चलेगा कि उस साल कितना हुआ था, इस साल कितना हुआ है ना। इस तरह से मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, तो एक फार्मूला है बेस्ड, वो है आपका प्राइस इंडेक्स फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइस इंडेक्स अगर गिवन है तो प्राइस इंडेक्स अगर गिवन है और नॉमिनल जीडीपी नहीं दिया हुआ है और बाकी सभी चीज़ दी हुई है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रियल जीडीपी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो और बाकी सारी चीज़ें दी हुई है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। मतलब डेप्रिसिएशन भी एक तरह का लॉस ही है और कैपिटल लॉस भी एक तरह का लॉस ही है। ठीक है, दोनों लॉस हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है इसे हम समझेंगे। ये बेटर आपको अकाउंट्स में भी बताया गया है, बट फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब हमारा कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में कमी आ जाता है तो आपका डेप्रिसिएशन है। कैपिटल लॉस क्या है कि अचानक कोई लॉस हो गया तो वो हो गया कैपिटल लॉस। ये तो अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, बट यहाँ क्या है देख लेते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको लिखना है और क्या। द मीनिंग इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का वैल्यू में कमी आ जाना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, थोड़ा बहुत टूट फूट होने के कारण, पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण, और एंड ऑब्सोलेशंस। ऑब्सोलेशंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजीज में परिवर्तन होने के कारण, समय में परिवर्तन होने के कारण जो उसका डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक डेप्रिसिएशन में कमी हो गया। नेक्स्ट थिंग इज इट इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी लॉस ही है फिक्स्ड एसेट्स में ड्यू टू, अब देखो इसमें ड्यू टू वियर एंड टीयर और पासेज ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा बहुत टूट फूट होने के कारण या समय बीतने के कारण। कुछ टूट फूट नहीं भी हुआ है तो समय बीत गया है उसका बहुत ज़्यादा, मतलब एक साल भी हो गया तो एक साल यूज़ हुआ है ना वो मशीन, तो उसमें जो कमी आ गया वैल्यू में वो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और इसमें क्या है, अनफॉर्सिन ऑब्सोलेशंस, नेचुरल कैलमिटीज, थेफ्ट्स और एक्सीडेंट्स। ठीक है, मतलब ये अचानक हो गया, किसी चोरी हो गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब मशीन गिर गया या मशीन में अचानक कुछ हो गया, कुछ खराबी हो गया, मतलब मशीन में कुछ मतलब चोरी हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से अगर मशीन में कोई दिक्कत हो रहा है नेचुरल सोर्सेज के द्वारा, मतलब नेचुरल फोर्स के द्वारा, तो आपका कैपिटल लॉस है। प्रोविजन फॉर लॉस, मतलब डेप्रिसिएशन में तो हम प्रोविजन बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स लो डेप्रिसिएशन होना ही होना है, तो इसमें हम लोग इसका जो है वो प्रोविजन बना सकते हैं। वेयर एज हम कैपिटल लॉस का नहीं बना सकते क्या कोई भी प्रोविजन, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ये कब हो जाएगा, राइट ना। ओके, नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस एज इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस। ये एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है जिसके बारे में कोई सोचे ही नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है, वो वाला लॉस है। उसके बाद है प्रोडक्शन प्रोसेस में
कौन जो है वो हैम्पर करता है, कौन हैम्पर नहीं करता। तो देखो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हैम्पर नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बिकॉज आप उसे थोड़ा ठीक कर सकते हो, बनवा सकते हो, ठीक है, फिर से, और ये टाइम टू टाइम मतलब धीरे 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 होता चला जाता है। वेयर एज ये जो है वो हैम्पर करता है, क्योंकि इसमें तो मशीन में अगर आग लग गया तो बस ये पूरा ही खत्म हो गया, राइट ना। तो अब उसमें आपको न्यू मशीन लाने होंगे, प्रोडक्शन तो कुछ समय के लिए रुकेगा ना, तो प्रोडक्शन ये हैम्पर करता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, और ये 8 के 8 आपको लर्न होने चाहिए। सबसे फर्स्ट इज जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देन है आपका जीएनपी एमपी। देखो जीडीपी एक होता है एमपी, एक साइड मैंने लिखा है, एक साइड एफसी लिखा है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी एमपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड हियर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन हियर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे एफसी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। जी एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देन यहाँ पे आपका एनएनपी एफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यही फैक्टर कॉस्ट वाला जो है ना वो आपका कहलाता है नेशनल इनकम। एनएनपी एमपी जो है वो आपका नेशनल इनकम है, एंड एनडीपी एफसी जो है ये आपका डोमेस्टिक इनकम है। ओके, इधर से मेरा बनता नहीं है लिखने को, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। डोमेस्टिक इनकम, ओके, ये आपका डोमेस्टिक इनकम है। ओके, नाउ अब इस साइड मैंने कुछ लिख रखा है बेसिक फार्मूला, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। अगर तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बेसिक कुछ, तो अगर आपको ग्रॉस दिया हुआ है, आपको नेट निकालना है, तो उसमें क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, और अगर नेट से ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्रॉस से नेट पर जाना है, यहाँ पे जी मैंने लिख दिया है, सॉरी। ग्रॉस से अगर नेट निकालना है तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और अगर नेट दिया हुआ है आपको ग्रॉस निकालना है तो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करोगे। देख लो एरो का निशान मैंने बना दिया है। नेक्स्ट इज नेशनल आपको कुछ दिया हुआ है, नेशनल इनकम वगैरह, उससे आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो इसमें क्या करोगे, तो सेम थिंग कि अगर नेशनल से आपको डोमेस्टिक में जाना है तो आप एनएफआईए माइनस करोगे, ठीक है, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए प्लस करोगे। एनएफआईए का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। और ये अगर आपका ये एब्रॉड का दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन चेंज कर देना। जैसे अगर किसी एब्रॉड का दिया हुआ है तो नेशनल से डोमेस्टिक के लिए एनएफआईए प्लस हो जाएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल के लिए एनएफआईए माइनस हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा अगर एब्रॉड के लिए दिया है तो। देन है आपका मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको दिया है जीडीपी एमपी और आप निकालना चाहते हो जीडीपी एफसी, तो इसमें क्या करोगे, सीधा माइनस कर दोगे एनआईटी, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मतलब जस्ट अपोजिट, अब आप जीडीपी एफसी से जीएनपी एमपी में बदलना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब वो निकालना चाह रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, माइनस प्लस कर दोगे एनआईटी। एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट यहाँ पे यूज हुआ है, याद रखना। एनआईटी कैसे आप निकालोगे, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है भाई, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी सब्सिडी को यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अंडरस्टैंड, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन है आपका टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। पहला है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड का ये है। प्रोडक्शन मेथड से आपका निकलेगा जीडीपी एमपी, और ये कैसे निकलेगा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ पे सेल्स जो है वो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स है, और साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्शन या ऐसे प्रोडक्ट जो आप पर्सनल यूज के लिए ले लिए हो, ठीक है, जिनका यूज पर्सनल यूज के लिए हो गया, वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा, मैं बोल दे रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, कि सेल्स में वो सारे गुड्स भी आ जाएंगे जिससे आपने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया है, ठीक है। देन है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देन है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन, डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर बात करें तो वो भी आपका डोमेस्टिक मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन में आता है, तो उसे भी इसमें शामिल करोगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने बताया कि पहला इसमें अगर पर्सनल यूज के लिए होता है तो भी सेल्स में जाता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी इसमें आता है, ठीक है। और अगर आपको सेल्स यूनिट में दिया हुआ है, लाइक सेल्स जो है वो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, लाइक 10,000 प्रोडक्ट बनाया गया और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, तो उसमें मल्टीप्लाई करके पूरा सेल्स निकाल लेना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एंड इनकम मेथड। इनकम मेथड से आपका एनडीपी एफसी निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें आपको क्या करना है,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंपनसेशन में प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका क्या क्या है, मैंने इसे नोट कर रखा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो अगर आपका नहीं दिया है, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ करके नहीं लिखा है, तो उसमें आपका वेजेस, सैलरीज और कैश इन कैश एंड काइंड, मतलब वेजेस एंड सैलरीज आप उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। मतलब अगर ये नहीं लिखा है कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है, तो आपका सैलरीज एंड वेजेस तो होंगे ना, उसे इसमें ऐड कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड सोशल स्कीम, ये भी आप इसमें ऐड कर दोगे, मतलब ये भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका अगर ऑपरेटिंग सरप्लस करके अमाउंट लिखा है तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो उसमें आप इंक्लूड करोगे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स सारे आ जाते हैं, अंडरस्टैंड, मतलब वो सारे भी इसमें इंक्लूड करोगे। देन है आपका मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0-0, अंडरस्टैंड। देन है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि इससे आपका जीडीपी एमपी निकलेगा। इसमें क्या क्या ऐड करना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। देन आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ना आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपका इसका अलग नेम हो सकता है, ठीक है। एंड देन है आपका नेट एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स आपको करके इसमें ऐड कर देना है, अंडरस्टैंड। तो ये था ये चैप्टर, ये कोई इजी चैप्टर नहीं था। मैंने सोचा था कि इसे कम टाइम में मैं बता पाऊंगी, बट नहीं हो पाया बिकॉज इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं एंड स्टिल ये बस एक रिवीजन था, इसीलिए, अदरवाइज ये बहुत ही वाइड थिंग है। और आई जस्ट होप कि आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा। जिन्हें भी मैंने MI मार्क करवाया वो जरूर से जरूर पढ़ लेना, बिकॉज आई थिंक सो कि दैट ये एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग, इतना लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सो जस्ट प्लीज़ सपोर्ट अस एंड गिव अस अ लाइक ओनली, गिव अस अ लाइक ओनली, बिकॉज लाइक जो है वो हमारा मोटिवेशन है। और यू कांट बिलीव, वीडियो पॉज करके इतना लिख के फिर से आपको बताना, फिर क्लीन करके फिर लिखना और फिर बताना, कितना मतलब स्ट्रगलिंग हो जाता है। ओके, सो प्लीज एटलीस्ट 1 like for us to motivate us only. Bye bye, have a good day.